मे कम सर। नमस्ते सर। नमस्ते। थैंक यू सर। विजय जी, बिना आपके नाम बताते हैं आपका परिचय देना। सर मैं राजस्थान के सीकर जिले का निवासी हूँ सर, और वर्ष 2005 से सर मैं भारतीय वायुसेना में कार्यरत हूँ, जहाँ मैं एक रडार फिटर के तौर पे और MiG-29 एयरक्राफ्ट पे काम कर रहा हूँ सर, जो कि भारतीय वायुसेना का वन ऑफ द बेस्ट इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट है सर। और सर मेरी हॉबी कुकिंग है सर। आप अभी रिटायर्ड हो या? नहीं सर, मैं अभी जॉब में ही हूँ सर। कहाँ है पोस्टिंग आपकी? सर जालंधर है सर मेरी पोस्ट। जालंधर। जी सर। इंडियन एयरफोर्स में हो सर। तो ये PABT टेस्ट होता है, क्या है? जी सर, ये पायलट बनने के लिए सर पायलट एप्टीट्यूड टेस्ट होता है सर, ये जिसको वो टेस्ट को पास करना ज़रूरी होता है सर, और एक ही बार वो टेस्ट दे सकते हैं। फेल हो गया तो फेल दोबारा? हाँ जी सर। तो कभी जिंदगी में पायलट नहीं बन सकता? सर कमर्शियल पायलट बन सकते हैं। ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल, सर सरफेस टू एयर मिसाइल, क्या होता है ये? सर ये तीन तरह की मिसाइल होती है सर। एक सरफेस टू सरफेस मिसाइल जो होती है, जो जैसे हमारी कर्फ्यू मिसाइल है, तो जैसे एक ये काफ़ी लंबी रेंज की मिसाइल्स होती है सर, जो सतह से फायर की जाती है, और दूसरी जगह पे जहाँ पे वो जाके फायर होते हैं वो भी सर ग्राउंड टारगेट होता है सर। आपने 3 तरीका का बताया। हाँ सर, एक ये हो गया सर। एक होती है सर सरफेस टू एयर मिसाइल होती है, जिसमें हम सरफेस से और एरियल टारगेट को हिट करते हैं सर। और एक सर एयर टू एयर मिसाइल होती है सर, जो एयरक्राफ्ट से फायर की जाती है एरियल टारगेट को। और एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स भी होती है सर, जो एयरक्राफ्ट से और ग्राउंड टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये ब्रह्मोस है? जी सर। क्या है सर ब्रह्मोस एक मिसाइल सर है, जो भारत और रूस ने मिलकर के संयुक्त रूप से तैयार किया है सर। इसका रेंज कितना किलोमीटर? इसके सर अलग अलग वर्जन है सर, एयरफोर्स नेवी और नेवी के लिए सर। तो जो एयरफोर्स की जो मिसाइल्स है सर, उसका मैं एग्जैक्टली तो नहीं सर अंदाज़ा लगाना चाहूँगा, लगभग 250 किलोमीटर रेंज है सर उसका। 250? जी सर। या 290? सर श्योर नहीं हूँ सर। अच्छा, तो अभी आप सार्जेंट हो? जी सर सार्जेंट। तो आप कितने पे स्केल में हो अभी? सर अभी मेरी बेसिक पेमेंट लगभग 48,000 रुपये सर। 48,000 रुपये? जी सर। तो अभी आप RS में है, तो आपका बेस स्केल कितना होगा बेसिक? सर शायद 43,000 के आसपास होगा सर। 43,000? सर तो क्यों आना चाहते हो? सर एक तो सर मेरी इच्छा है काफ़ी लंबे समय से प्रशासन में आने की। दूसरा सर ये एक बड़ा प्लेटफॉर्म होगा जहाँ पे मैं अपनी सेवाएं दे सकता हूँ सर, और आम लोगों से अपने आप को जोड़ पाऊँगा, उन लोगों के लिए कुछ कर पाऊँगा सर। क्या करना चाहते हो आम लोगों के लिए? जो भी सर, एक तो सबसे कम जागरूकता की कमी है सर। सरकार की योजनाएं तो बहुत है, लेकिन लोगों को उनके बारे में पता नहीं है। तो मैं कोशिश करूँगा कि जो जो योजनाएं हैं जो जिसके लिए बनी है उन तक पहुँचाने का कोशिश करूँ सर। क्यों पता नहीं है? हर रोज अखबारों में आ रहा है, फ्लेक्सी बोर्ड्स लगा रखा है, और टीवीओ में या रेडियो के अनुसार सारे एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं सर कि अभी भी अवेयरनेस की जरूरी है। जी सर, अवेयरनेस अभी भी जरूरी है सर। जो ग्रामीण इलाके हैं सर, जहाँ पे एक तो साक्षरता की सर कमी है, और सर जागरूकता की भी कमी है। वो लोग थोड़ा अखबार से, सोशल मीडिया से, इन सब से थोड़ा सा दूर रहते हैं। क्यों कमी है आपकी साक्षरता सर इधर? साक्षरता क्यों कमी है राजस्थान में सर? राजस्थान में सर आपने राजस्थान के बारे में ही बताया ना? जी सर। तो फिर सर राजस्थान में साक्षरता की कमी के कई कारण है सर। एक तो सर जो पुराने टाइम से जो सामंतवादी प्रथा रही सर, तो उसका एक इम्पैक्ट रहा कि आज़ादी, जब हम आज़ाद हुए उस टाइम तो बिल्कुल हमारी जो साक्षरता दर थी बहुत कम थी। फिर हमने इसमें काफ़ी सकारात्मक सुधार भी किए सर, लेकिन अभी भी सर महिलाओं की जो शिक्षा के मामले में सर अभी भी हम काफ़ी पीछे हैं सर। क्यों? एक तो सर इसका ज़्यादातर परंपरागत कारण है सर। लोग पहले के टाइम, अभी तो हालांकि चीज़ें सुधर रही है, नहीं तो लड़कियों को पढ़ाना नहीं चाहते थे सर, और पढ़ाते थे भी तो 8वीं क्लास 10वीं क्लास तक पढ़ा के फिर बाल विवाह इसका एक कारण है सर। कौन कौन सी जिले सर ये महिलाओं की एजुकेशन में पीछे है? सर जालौर सबसे पीछे है सर। उसके अलावा जो दक्षिणी जिले हैं, जैसे प्रतापगढ़ हो गया सर, और डूंगरपुर बांसवाड़ा एरिया जो है सर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा का जो एरिया है, ये एरिया सर थोड़ा महिला शिक्षा में थोड़ा पिछड़ी हुई है। अभी अभी एक नेपाल का
सर। कोई एक पॉलिटिशियन ने बहुत बड़ा एक कमेंट किया है भारत देश के ऊपर। जी सर। क्या आप बता सकते हैं कि क्या कमेंट है वो? सर उन्होंने बोला है कि उनको चुनाव लड़ने में के लिए किसी बड़े भारतीय कारोबारी ने पैसे ऑफर किए थे। कौन थे वो जो बताया था ये स्टेटमेंट? वो KP ओली सर उनका नाम है सर, वहाँ के प्रधानमंत्री की राष्ट्रपति में श्योर नहीं हूँ सर। श्योर हो? श्योर नहीं हूँ सर। श्योर नहीं? जी सर। अच्छा आप ये बताओ कि भारत देश के जो देश के बगल बगल में जो भी राज्य है सर, तो उनमें हर जगह पे इन्फ्लेशन का, फाइनेंशियल क्राइसिस का सर। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। जैसा पाकिस्तान प्रॉब्लम है, जी सर। श्रीलंका में प्रॉब्लम है, सर। म्यांमार में भी प्रॉब्लम है। सर। क्यों हो रहा है ऐसा? सर इसका एक कॉमन कारण जो मैं देख पा रहा हूँ सर, कि ये जो देश हैं, म्यांमार हो गया, श्रीलंका हो गया, पाकिस्तान, तो यहाँ पे पिछले 5 से 10 साल में सर चाइना ने बड़े स्तर पे लोन दिया है उनको, और बहुत हाई रेट पे लोन दिया है। तो एक उनका ये कारण हो गया कि सर वो बैंकरप्ट टाइप कंडीशन आ गई है सर उनकी, वो लोन को चुकाने में असक्षम हो रहे हैं सर ये देश। जैसे श्रीलंका में यही क्राइसिस देखने को मिला, अभी पाकिस्तान में भी लगभग यही स्थिति है सर। तो इसका एक कारण तो सबसे बड़ा ये है सर। दूसरा सर उनकी जो अर्थव्यवस्था है सर, वो उसमें जो उनको सकारात्मक कदम उठाने चाहिए, जैसे कोविड के बाद में ये ज़्यादा देखा गया सर कि जो अर्थव्यवस्था है ये सब थोड़ी कमज़ोर होती जा रही है। तो उनको सीखना चाहिए सर, जो विकसित देश है या इवन उनको भारत से भी सीखना चाहिए कि किस तरह से हमने कोविड के बाद में अपनी अर्थव्यवस्था को दोबारा पटरी पर लेके आए हैं सर। आधुनिक काल का इतिहास कब शुरू होती है? सर आधुनिक काल का जो इतिहास है वो औरंगजेब की मृत्यु के बाद से शुरू होता है। औरंगजेब की मृत्यु कब हुआ? सर 1707। 1707। अच्छा, बस उनकी मृत्यु के अनुसार ही हमने ये तय कर लिया कि मॉडर्न इंडिया उस से स्टार्ट होती है या मॉडर्न हिस्ट्री? हाँ सर, एक्चुअली कहीं ना कहीं एक जगह से तो सर उसको अगर डिवाइड करना है सर, अगर टाइम लाइन में, तो कोई ना कोई एक बड़ी घटना हमें पकड़नी थी। तो सर ये यहाँ से मुगल साम्राज्य का पतन हुआ ये माना जाता है, इसलिए वहाँ से सर मॉडर्न इंडिया। तो उस समय मुगल साम्राज्य कहाँ तक व्यापक था? सर मुगल साम्राज्य उस अपने हाईएस्ट उसमें था सर, उस टाइम तक मुगल साम्राज्य का जो विस्तार था सबसे ज़्यादा था सर। और उस टाइम मैं याद नहीं कर पा रहा सर नंबर तो एग्जैक्टली 22 या कितने उनके वो थे सर। अच्छा, आप क्रोनोलॉजी बता देना मुगल साम्राज्य का औरंगजेब तक। सर बाबर सर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। शाहजहां, औरंगजेब। तो औरंगजेब के बाद कौन आए? औरंगजेब के बाद सर शाह आलम, श्योर नहीं हूँ सर। अच्छा, तो लास्ट मुगल एम्परर कौन है? सर बहादुर शाह जफर सर। बहादुर शाह जफर। तो ब्रिटिश समय कौन कौन सी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लेके आए उन्होंने? सर ब्रिटिशों ने जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म शुरू किया सर, वो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट लेकर के आए उससे शुरू किया सर। और वहाँ से उन्होंने धीरे धीरे कंट्रोल करना शुरू किया। पहले वो एक व्यापार के उद्देश्य से आए, उसके बाद उन्होंने कुछ इस तरह के रिफॉर्म्स किए, जैसे बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और COD करके अलग अलग संस्थाएं बनाई, ताकि वो एक प्रभावी तरीके से भारत में अपने शासन को स्थापित कर सके सर। समन्वय और सहयोग सर क्या अंतर है? सर समन्वय से तात्पर्य है कि कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उसमें सभी से राय लेकर के और एकजुट होकर के कोई काम, मतलब कोऑर्डिनेशन करना सर। तो सहयोग से तात्पर्य है सर कि किसी भी काम में दूसरे का सहयोग करना सर, मदद करना उसकी। आपकी हॉबी कुकिंग है? जी मैम। क्या बना लेते हैं आप ऐसा जो एज एन हॉबी आपने डेवलप की है? मैम एक्चुअली इसका एक तो एयरफोर्स में जैसे हम लोगों को कभी कभी फील्ड में जाना पड़ता है, तो वहाँ कई बार अवसर मिलता है इस तरह का। तो मैं काजू करी बहुत अच्छी बनाता हूँ, ये मेरे बच्चे भी बोलते हैं कि आप काजू करी पापा बहुत अच्छी बनाते हैं। उसके अलावा मैं लहसुन की चटनी बहुत अच्छी बनाता हूँ। और एक चीज़ काफ़ी स्पेशल है जो मैं मानता हूँ कि हालांकि इसको पता नहीं हॉबी में इंक्लूड करना चाहिए नहीं, मैं गुड़ की चाय बहुत अच्छी बनाता हूँ। गुड़ की चाय? जी। क्या विशेषता होती है गुड़ की चाय? गुड़ की चाय की विशेषता एक तो उसके अंदर चीनी की जगह गुड़ यूज किया जाता है, और उसको बनाने की तकनीक थोड़ी अलग होती है, जो हम नॉर्मल चाय बनाते हैं उस तकनीक से नहीं बनाया जाता उसको। एक गुड़ की चाय की एक प्याली में और चीनी की चाय की एक प्याली में कैलोरीज का क्या डिफरेंस होता है? कैलोरीज का तो मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन गुड़ की चाय हेल्थ के लिए ज़्यादा अच्छी मानी जाती है।
क्योंकि जो शुगर है उसको तो वैसे भी स्वीट पॉइजन बोला जाता है। चलिए ठीक है। इस कुकिंग के लिए, अपनी हॉबी के लिए कितना समय निकाल पाते हैं? मैं अगर संडे वगैरह को कभी छुट्टी मिलती है तो मैं कोशिश करता हूँ कि अपनी इस हॉबी को। चलिए ठीक है। एयरलाइंस से हैं, इंडियन एयरफोर्स से है। ये लाइन एंड स्टाफ में क्या डिफरेंस होता है? लाइन एंड स्टाफ में क्या डिफरेंस होता है? चलिए मैं इसके बारे में चलिए ठीक है। ऑलरेडी अभी आप इंडिया को सर्व कर रहे हैं एज एन सर्जेंट, तो फिर अब प्रशासन में आने का कोई विशेष कारण? एक्चुअली मेरी प्रशासन में पहले से ही रुचि थी मैम, लेकिन जब 2004-05 में परिस्थितियाँ कुछ ऐसी थी कि घर में ज़रूरत थी कि किसी की नौकरी लगे, क्योंकि मैं सबसे बड़ा हूँ अपने परिवार में, इसलिए मैंने एयरफोर्स ज्वाइन किया। और हालांकि उस टाइम में एक इच्छा थी कि और पढ़ाई करके और मैं प्रशासन में आऊँ। तो हालांकि 7 साल तक तो एयरफोर्स में रिस्ट्रिक्शन रहता है कि हम लोग नहीं कर सकते। उसके बाद से मैंने प्रयास शुरू किए मैम, और अभी आपके सामने। चलिए ठीक है। क्या आप अपनी वर्तमान सेवा को कंटिन्यू नहीं करना चाहेंगे? क्या आप इससे संतुष्ट नहीं? नहीं, मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ मैम एयरफोर्स से, और मैं मानता हूँ कि एयरफोर्स की बदौलत ही आज मैं इस लायक बन पाया कि मैं इस स्तर पे पहुँचा हूँ। और 20 साल का मैंने बॉन्ड भरा था, और लगभग मेरा 19वां साल वैसे भी सर्विस का चल रहा है मैम। तो अब मेरी इच्छा है कि मैं प्रशासन में आके और अपना जो मेरी पुरानी इच्छा है उसको भी पूरा कर सकूँ। आज के नवयुवक इस इंडियन सर्विस को एक मजबूरी के रूप में अडॉप्ट कर रहे हैं, जैसा आपने भी बताया कि क्योंकि उस समय घर में आवश्यकता थी कि किसी की नौकरी लगे, तो आपने इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन किया। तो देश की सेवा के लिए नवयुवकों को आकर्षित करने या नवयुवकों को अभिप्रेरित करने के लिए आप कुछ विशेष प्रयास करना चाहेंगे? जी मैम, इसके लिए एक तो ये है कि जो सोशल मीडिया है, क्योंकि आज के जो युवा हैं सब सोशल मीडिया से जुड़े हैं, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो भी प्रयास करने हैं वो सोशल मीडिया के थ्रू करने हैं, क्योंकि टाइम के हिसाब हमें चलना पड़ेगा। और दूसरा, एक एयरफोर्स के लेवल पे ऑलरेडी हमने एक प्रयास शुरू किया है। एयरफोर्स की एक बस है जो अलग अलग शहरों में जा करके और जागरूक करती है युवाओं को कि वो एयरफोर्स में आए और उनके लिए अच्छी करियर अपॉर्चुनिटी हो। चलिए ठीक है। ये बता दीजिए आप मुझे, भारत में वीरता पुरस्कारों का क्रम क्या है? जी, हम वीरता पुरस्कारों को 2 भागों में वर्गीकरण करते हैं। एक तो होता है इन द फेस ऑफ एनिमी, और एक होता है नॉट इन द फेस ऑफ एनिमी। तो इन द फेस ऑफ एनिमी में सबसे पहले परमवीर चक्र होता है, उसके बाद महावीर चक्र होता है, उसके बाद वीर चक्र होता है। नॉट इन द फेस ऑफ एनिमी में होता है शौर्य चक्र, कीर्ति चक्र और अशोक चक्र। चलिए ठीक है। राजस्थान में अगर आप दक्षिण से एंट्री लेंगे, जी मैम, तो एंट्री लेने के बाद में आपके पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण में कौन से इलाके आएंगे? राजस्थान के इलाके या राजस्थान? राजस्थान में अगर आप एंट्री लेते हैं, अगर मैं की दक्षिण से एंट्री लूंगा तो मैं बांसवाड़ा में एंटर करूंगा। तो जो मेरे उत्तर में होगा वो डूंगरपुर जिला होगा, और उसके बाद मेरे जो पश्चिम में होगा वो सिरोही जिला होगा, और मेरे पूर्व में मैं श्योर तो नहीं हूँ, शायद भीलवाड़ा भीलवाड़ा नहीं, ये झालावाड़। अच्छा चलिए ठीक है। थोड़ा सा इसे आप दोबारा देख लीजिएगा। आपने अभी पंजाब जालंधर में आपने, पंजाब में नशे की जो समस्या है ये बहुत बढ़ रही है, इसका प्रभाव राजस्थान के जो पंजाब से सटे हुए जिले हैं उन पर भी बहुत बहुतायत में देखा जा रहा है। जी मैम, क्या रीजन है पंजाब में नशे की समस्या का? मैम एक तो सबसे बड़ा रीजन तो ये है कि उनको इजीली अवेलेबल हो जाता है मैम वहाँ पे, ये एक रीजन मैं मानता हूँ। वहाँ पे उतनी सख्ती नहीं देखी है मैंने, क्योंकि मैं देखता हूँ आसानी से जो नए 15-16 साल के बच्चे हैं उनको भी वहाँ पे ड्रग्स अवेलेबल हो जाता है। एक सबसे बड़ा रीजन कहाँ से अवेलेबल होता है उन्हें ये ड्रग्स? मैम एक तो बॉर्डर एरिया, क्योंकि वहाँ पे पास में है पाकिस्तान का, तो वहाँ से ज़्यादा सप्लाई तो उधर से ही होता है मैम। अच्छा, पाकिस्तान से हमें जो है वो जी मैम, नशे ये भी देखा गया था कि कभी ड्रोन से भी इन्होंने प्रयास किया था कि इधर से ड्रग्स को सप्लाई करें। ठीक है। तो और युवा इस नशे की आदत का शिकार क्यों हो रहे हैं? मैम एक्चुअली आजकल के जो युवा है, एक तो वो फोन का उनका इतना एडिक्शन हो गया सोशल मीडिया का, तो बिल्कुल वर्चुअल दुनिया में जी रहे हैं। और जब उनको वहाँ पे कहीं ना कहीं जब वो निराशा में जाते हैं, तो क्योंकि वो किसी से जुड़े हुए नहीं थे प्रैक्टिकली, तो वो वर्चुअल दुनिया में जी रहे थे, एकदम से जब उनकी वर्चुअल दुनिया टूटती है तो अपने आप को एकदम अकेला पाते हैं, और फिर वो उनको एक नशे का ही एक रास्ता नजर आता है उसके बाद। क्या इसके लिए माता पिता जिम्मेदार हैं
या केवल कि नशे की उपलब्धता होना और उसकी खरीद करना, उसका उपयोग करना, क्या वहाँ के पेरेंट्स या वहाँ के जो सोशल सामाजिक कार्यकर्ता हैं वो अपनी भूमिका नहीं निभा रहे हैं? निश्चित रूप से इसमें मैं मानूंगा मैं कि माता पिता भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है, लेकिन वहाँ पे एक ट्रेंड ये भी है कि बहुत सारे जो मेल हैं वो ऑलरेडी कनाडा में या ऐसे कंट्रीज में कमाने के लिए चले जाते हैं, तो जनरली वो बच्चे थोड़ा घर में अकेले रहते हैं। तो ये एक कारण मुझे लगता है कि माता पिता का उतना कंट्रोल उन पर नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से माता पिता की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चे का निगरानी करे और देखे कि बच्चा सही रास्ते पर है कि नहीं। क्या आपको लगता है पाकिस्तान ये एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी के अकॉर्डिंगली भारतीय युवाओं में नशे की प्रवृत्ति को बढ़ा रहा है? एक्चुअली इसके कोई डायरेक्टली अभी तो हमारे पास सबूत नहीं है मैम, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान बॉर्डर के पास ये एरिया है और हमारा जो जैसे हनुमानगढ़ एरिया है वो भी उस बॉर्डर पे ही है, तो वहाँ पे भी इस तरह की घटनाएं ज़्यादा मिलती है। तो एक संभावित कारण हो सकता है इसका कि पाकिस्तान में ऐसी कुछ पॉलिसी हो, लेकिन क्योंकि हमारे पास ऐसे कोई साक्ष्य नहीं है तो हम इसको अभी कह नहीं सकते हैं। आपने अभी बताया कि ड्रोन से भी वो नशीले पदार्थ जो है वो प्रोवाइड करवा रहे हैं जी। तो क्या इसके लिए हमारे सुरक्षा संबंधी विभागों या सुरक्षा के जो प्रावधान है, ड्रोन्स को आइडेंटिफाई करना या उन्हें डिस्ट्रॉय करना, इसके लिए एयरफोर्स में क्या प्रावधान किए गए? एक्चुअली मैं बता दूँ, जो रडार सिस्टम है, रडार सिस्टम में एक बीम ट्रांसमिट करते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, तो उसको एक एंगल पे ट्रांसमिट करना पड़ता है। तो एंगल जनरली थोड़ा ऊपर की तरफ होता है, तो जो लो एलिवेशन हो गया, मतलब नीचे जो उड़ रहे हैं उनको रडार से कैच करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसलिए जो ड्रोन्स होते हैं बहुत लो लेवल पे फ्लाई करते हैं, तो इनको विजुअली ही टारगेट करके और इनको हिट किया जाता है। तो इसके लिए ऑलरेडी हमारे जो आर्मी और एयरफोर्स के कोऑर्डिनेशन से वहाँ पे ये काम चल रहा है। एयरफोर्स से आते हैं जी सर। लगभग 20 वर्ष की सर्विस कर ली आपने। हाँ सर, 18 साल पूरे हो गए। 18-19 साल की सर्विस पूरी कर ली। तो आपको वहाँ कौन सी सर्विस के लिए रिलीव करेंगे और कौन सी के लिए नहीं करेंगे? सर इसमें ये है कि ग्रुप ए पोस्ट के में अगर मेरा सिलेक्शन होता है तो मुझे सर एयरफोर्स छोड़ देगी सर। तब तो आपको एक्स सर्विसमैन का कोटा मिल जाएगा। नहीं सर, एक्स सर्विसमैन का कोटा नहीं मिलेगा सर। एक्स सर्विसमैन का कोटा मिलने के लिए मुझे या तो रिटायर होना पड़ेगा सर या एनओसी लेनी पड़ेगी। अच्छा, तो वो अभी मैं नहीं, अभी तो मैं एज ए जनरल कैंडिडेट हूँ। जनरल कैंडिडेट आपने अप्लाई किया, ओके। तो प्रशासन में आपको क्या लगता है कि अनुभव को ज़्यादा तवज्जो दी जानी चाहिए या युवा जोश को? सर दोनों को बैलेंस रखना चाहिए सर। अच्छा, क्योंकि कई जगह ऐसी हैं जहाँ पे एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कुछ कामों में, तो वहाँ युवाओं को मौका देना चाहिए। और कुछ ऐसे काम है, कुछ ऐसे निर्णय हैं जहाँ पे अनुभव की भी कभी कभी आवश्यकता पड़ती है, तो सर एक दोनों का मिक्स होना चाहिए सर। और अभी ये एक्स सर्विसमैन से रिलेटेड आरक्षण, आप ओबीसी में आते हैं? जी सर। तो एक्स सर्विसमैन से रिलेटेड को आरक्षण का मुद्दा चला था सर, तो उसमें जो ओबीसी कैटेगरी के जो एक्स सर्विसमैन हैं उनको काफ़ी नुकसान हो जाएगा जो गवर्नमेंट की जो नई नोटिफिकेशन आया उसके हिसाब से। आप क्या मानते हैं कि पहले वाला ठीक था या आपके हिसाब से अब वाला ठीक है? सर ये तो एक्चुअली जो पॉलिसी मेकर्स है उनका निर्णय है, क्योंकि उनके पास अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं सर। तो जो ओबीसी वाले हैं उनका ये मानना था कि जो एक्स सर्विसमैन है उनके सिलेक्शन की वजह से जो ओबीसी की पोस्ट है वो कम हो जाती है। फिर एक इनके स्टेक होल्डर सर एक्स सर्विसमैन थे जिन्होंने ये बोला, तो अभी सरकार ने सर सोच समझ के निर्णय लिया है। लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से अगर कहूँ तो सर इसमें थोड़ा सा कुछ सुधार की गुंजाइश कहीं ना कहीं रह जाती है सर। अच्छा, इसमें भी कुछ ना कुछ इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। जी सर। ओके। आप सीकर ज़िले से आते हैं? जी सर। सीकर ज़िले की अभी एजुकेशन वगैरह की बात भी हो रही थी। जी सर। तो वहाँ कॉन्फ्लिक्ट है एजुकेशन में या डिलेमा है कि एजुकेटेड ज़िला तो है ही है सर, नो डाउट सर। जो महिला साक्षरता है वो भी अच्छी है, पुरुष साक्षरता है वो भी अच्छी है। जी सर। लेकिन इतनी अच्छी साक्षरता होने के बावजूद दहेज के मामले हैं वो बहुत ज़्यादा हैं सर, और भ्रूण हत्या के मामले जो हैं लिंग परीक्षण वगैरह के वो भी बहुत ज़्यादा हैं सर। एजुकेटेड होने के बावजूद भी ऐसा क्यों है सर? एक्चुअली सर जो सीकर एरिया जो है सर, शेखावटी का पूरा एरिया ही मान सकते हैं इसमें। हाँ, इसमें सर इन्होंने दहेज को एक्चुअली बुराई के रूप में स्वीकार नहीं करके इसको एक सोशल स्टेटस उन्होंने बना लिया है सर। अच्छा, कि जितना मैं ज़्यादा दहेज दूंगा मैं उतना ही मतलब पैसे वाला आदमी हूँ, या मेरा मतलब वो शादी उतनी अच्छी मानी जाती है। लेकिन व्यक्तिगत रूप से सर बिल्कुल गलत है सर ये, और कानूनी रूप से भी गलत है। किसी भी तरीके से हमने ज़्यादातर सामाजिक बुराइयों को लगभग एलिमिनेट कर दिया है लेकिन दहेज को एलिमिनेट नहीं कर पाए। उत्तरोत्तर वृद्धि होती जा रही है, देखा देखी में और बढ़ रहा है। जी सर। तो आपको सुझाव बताओ उसको दूर सर करने इसमें एक तो लोगों की ना मानसिकता चेंज करने की जरूरत है सर, कि दहेज देने से
कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं कर रहे हैं वो। मैं मानता हूँ कि अगर पर्सनली मेरे को चलिए ठीक है, दहेज को मान लिया प्रतिष्ठा से जोड़ के पेश करते हैं, तो भ्रूण हत्या भी आपके जिले में बहुत ज्यादा है, लिंग परीक्षण एनडीपीएस के जो पीसीपीएनडीटी के मामले जी सर। इसका सर पीसीपीएनडीटी के मामले ज्यादा होने का कारण है सर, एक तो सर वहाँ पे हरियाणा बॉर्डर है सर पास में, और बीच में भी सर एक दो जो केसेस पकड़े गए वो हरियाणा में ही पकड़े गए, जो ये गैर कानूनी काम कर रहे थे, क्योंकि अलग स्टेट हो जाता है। ये तो पकड़े गए वो बात तो अलग है, लेकिन ये सोच को दर्शाता है ना कि एजुकेटेड होने की, ऐसी एजुकेशन का हमें क्या फायदा। आप साउथ राजस्थान में देख लीजिए, एजुकेशन बहुत कम है सर लेकिन वहाँ दहेज के मामले, भ्रूण हत्या के मामले है ही नहीं, लिंगानुपात तो उनका 1000 से पार है। जी सर। तो एजुकेशन हमें क्या फायदा जो हमारे को जो बेसिक चीजें सामाजिक बुराई के रूप में निश्चित रूप से सर इसको मानना पड़ेगा कि ये सामाजिक बुराई है, वो बिल्कुल। एक तो कानून भी सर भी इतना सख्त कर दिया गया है, तो लोगों को भी सर शिक्षा और कानून दोनों ही फायदा नहीं दिलवा पाए, और दूसरा आपका तो जिले में आपका तो गैंगस्टर और बढ़ गए हैं अभी। जी सर। तो एजुकेशन का तो मुझे लगा नहीं कुछ फायदा हुआ है, शायद हम किताबी ज्ञान लेके बाहर निकल के समाज में सुधार नहीं कर पाए। सर सुधार की गुंजाइश एक्चुअली हर जगह हमेशा बनी रहती है सर, और निश्चित रूप से सर यहाँ पे भी काफ़ी सुधार की आवश्यकता है कई मामलों में। जैसे आपने बताया सर, बाल विवाह हो गया, एक दहेज हो गया, इन सब मामलों में निश्चित रूप से सर सुधार की आवश्यकता है। और पिछले 5 से 10 साल में देख रहा हूँ सर इन चीज़ों में काफ़ी पॉजिटिव चेंज आया। अच्छा चलिए ठीक है, ये बताओ आपके जिले में लोग डिफेंस में ज़्यादा क्यों जाते हैं? सर महिला हो या पुरुष, बस यही सोचते हैं 12वीं पास करते हैं डिफेंस में जी चले सर। जाएं। एक तो सर ये एक ट्रेंड बना हुआ है लगभग पिछले 30 से 40 सालों से, कि ज़्यादातर गाँव में जैसे कोई एक बंदा अगर नौकरी लग जाता है सर, तो उसके जो छोटे भाई बहन हैं वो भी मोटिवेट होते हैं उससे कि हम इसी फील्ड में जाएं, और देशभक्ति की भावना थोड़ी ज़्यादा, क्यों अपने देखते हैं अपने भाई को या अपनी बहन को देखते हैं कि वो वहाँ पे हैं, काम कर रहे हैं। जैसे कारगिल के टाइम में हमने देखा सर बहुत सारे शहीद हुए जो शेखावटी क्षेत्र से थे, तो उन सबको देख करके और मोटिवेशन मिलता है, और लोग सर उधर जाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ओके सर। Okay, your interview is over, you may leave. थैंक यू सर। थैंक यू। जी जब आपने एंट्री ली उस समय में आपका जो हैंड मूवमेंट्स है वो कहाँ, आप अपनी बेल्ट को ठीक कर रहे थे, बेल्ट ठीक कर रहे थे, ये इन सब चीज़ों का इंटरव्यू बोर्ड में आने के बाद इस तरीके के जेस्चर सही नहीं है। जी मैम। आपने सबसे पहले सर को विश किया, बोर्ड में अगर कोई महिला हो तो सबसे पहले आप उन्हें विश करें, इसके बाद चेयरपर्सन को या और अदर मेंबर्स को विश करें, ठीक है। एज एन एयरफोर्स ऑफिसर आई वुड लाइक टू सी यू फर्म स्ट्रेट। आप पूरे इंटरव्यू के दौरान एक हाथ कुर्सी पर रखकर उसका सहारा लेकर बैठे रहे, जो क्लियरली शो हो रहा है। ठीक है। ये एटलीस्ट आपसे तो हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, आप सीधे बैठें, सहारा ना लें, और शर्ट आपका प्रॉपर्ली आयरन होना चाहिए, जी है ना। बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग ठीक है, बाकी सर्विस में है तो थोड़ा सा एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा हो जाता है। जी जी सर। ठीक है। एंड सेकंड वन, मॉडर्न इंडिया कब स्टार्ट होती है? औरंगजेब की मृत्यु से नहीं, अच्छा सर। किससे कैसे होती है? 2 युद्ध हुआ है, हाँ सर, प्लासी और बक्सर का युद्ध 1757 के बाद में। सॉरी सर। औरंगजेब की मृत्यु से नहीं होता। और तीसरी, मैंने 3 देशों के बारे में तो पूछा है, तीनों का कारण अलग अलग है आर्थिक व्यवस्था में। ओके, श्रीलंका का अलग कैसे, पाकिस्तान का अलग कैसे, थोड़ा सा इंटरनेशनल इवेंट्स के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। जी सर। हिस्ट्री तो मैंने बेसिक क्वेश्चन ही पूछा आपसे, अभी हमने बाकी तो चीज़ें पूछा नहीं, सर। पॉलिटी क्या है, इकोनॉमी क्या है, ये जो हमारे पास समय है उन्हीं के अनुसार पूछा। आप एनर्जेटिक को सही ढंग से जवाब दे रहे हो, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस से दो, ठीक। बस बाकी तो सब ठीक है, आपका कोई कमी नहीं है। एनर्जेटिक भी हो, मगर थोड़ा सा आपसे एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा होता है। ठीक है। आप वही पहली बार आ रहे हो तो इसके लिए तो आपको ज़्यादा मिलेगी, मगर आप एक्सपीरियंस हो इसीलिए थोड़ा सा आपसे एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा होते हैं। बाकी सब ठीक है, मेंटेनेंस। ठीक है, सर ने लगभग बता दिया, जो कमियां थी मैंने लिख भी दी इसमें। जैसे एक आरएस में आने का कारण थोड़ा ठीक नहीं बताया था सर, अब मैं सोच रहा हूँ कि इधर भी आ ही जाता हूँ, मैं सब कुछ ढीला सा बताया। और दूसरा, एक्सपर्ट से क्रॉस क्वेश्चन नहीं करें आप, पैनल से प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या बोल रहे थे सर, ऐसा कुछ कर गया ना। सर से क्रॉस क्वेश्चन आप कर रहे थे, क्रॉस क्वेश्चन नहीं करना है पैनल से, ऐसा नहीं होता है। एक वो प्राइम मिनिस्टर का नाम गलत बताया आपने, केपी ओली, जो जवाब अच्छा आता है उसको तो अच्छे से बोल देते हो सर। पुष्प कमल दहल प्रचंड था, और जो जवाब अच्छे से आता है उसको तो अच्छे से बोलते हो, फ्लो अच्छा रहता है। जब नहीं आता था तो थोड़े से लूज हो जाते हो, तो फ्लो एक जैसा रखो आप, है ना। और जब भी आप सोचते हो तो फोन में देखते हो उधर इधर, ऐसा
आप सर्विस में है तो थोड़ा सा ढंग से बोलना है। आंसर बैलेंसिंग शानदार है आपका। एक तो आपके अपना जिला वगैरह तैयार कर लो, आपसे आपकी जॉब के बारे में पूछेंगे, अपने जिले के बारे में, वर्क एक्सपीरियंस के बारे में, और करंट में जो इश्यूज चल रहे हैं लगभग लगभग इनके बारे में चलेगा आपका। करंट के इश्यूज, अपना डिस्ट्रिक्ट, आरएस में आने का कारण, और जो प्रेजेंट में जो जॉब है ये अच्छे से मैनेज करो। जॉब आपकी अच्छी थी, डिस्ट्रिक्ट आपका ठीक नहीं था, करंट के इश्यूज वगैरह तुम ज़्यादा पूछेगी, ठीक है सर, ये अच्छे से कर लेना, ठीक है? ठीक है, थैंक यू। तो